एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि दिल्ली के रामलीला मैदान में उमड़ी भीड़ के बारे में। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत में, मांग के तहत में करीब 20 राज्यों के जब लोग एक साथ इकट्ठा करें और सब कुछ जब रामलीला मैदान को पूरी भीड़ से पाट दिया गया हो, और इस आंदोलन में जब राकेश टिकैत किसान नेता नजर आए और दूसरे सभी सामाजिक संगठनों और आंदोलन से निकले हुए जब व्यक्ति जमा हो जाए तो इसे किस तरह देखेंगे। और इस भीड़ ने भले ही सबको हिलाकर रख दिया हो, वर्तमान की मौजूदा सरकार इस भीड़ से घबराई तो जरूर है और अंदर खाने से उसकी घबराहट साफ नजर आती है। इसका बानगी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से इस भीड़ को गायब कर दिया गया, यानी लाखों लाख की जो भीड़ रामलीला मैदान में जमा हुई थी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कराने के लिए, तो इसे क्या कहेंगे। पूरी तरह से सरकार असंवेदनशील तो जरूर है, क्योंकि अगर संवेदनशील रहती तो इन लोगों को ओल्ड पेंशन की पुरानी मांग को जरूर सुनती। मजबूर होकर सही, पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जब लोग अपने ही कर्मचारी जब आंदोलन के लिए बाध्य हो जाए तो इसे क्या कहेंगे। और याद कीजिए, आंदोलनों की फहरिस्त तो बढ़ते चली जा रही है। यह आंदोलन रामलीला के मैदान में हुई तो किसान आंदोलन भी लोगों ने जरूर देखा, और जब साल भर जब किसान आंदोलन ने जमकर आंदोलन किया, अब तक के सभी आंदोलनों का अगर हम इसे सर्वश्रेष्ठ आंदोलन कहें तो अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी। और किसान ने 3 काले कानून को लेकर जिस तरह सरकार को घेरते हुए नजर आए और सब कुछ होता हुआ नजर आया, तो इसे क्या कहेंगे। राकेश टिकैत के उस रोने वाली घटना के बाद जो बात सामने आई कि किसान आक्रोशित होकर जब सड़कों में आए तो सरकार किस तरह से बाध्य हुई, और इस तरह से सरकार ने किसान आंदोलन को खालिस्तानी समर्थित और विदेशी साजिश का हिस्सा तक करार दिया था, वो कोई छिपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है। और सैकड़ों लोगों की जान तो किसान आंदोलन में जरूर चली गई, लेकिन किसान तो किसान है और उन्होंने किसी हाल में सरकार को झुकाने का प्रण ले लिया था और किसी तरह से 3 काले कृषि कानून की वापसी तक टिके रहने का पूरा वादा करके आंदोलन पर अड़ गए थे। और सरकार साल भरी इनके इंतजार के बाद अंत में हार कर इस कानून को वापस ले ली। और सरकार यह बताने में से भी नहीं चूकी कि किसान के हित में हम लगातार काम कर रहे हैं, जिसके हित में काम किए जा रहे थे और उसे ही पता ना, यह बड़ी दिलचस्प वाकया सामने आते हुए दिखती है। तो चलिए, आंदोलनों की फहरिस्त के साथ साथ जब शाहीन बाग के आंदोलन की बात भी की जाए तो वह किसी से छुपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है। और शाहीन बाग में जब 2 लोग हथियार के साथ पकड़े गए तो वह किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। और तो और जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और दिल्ली के सांसद राम प्रवेश वर्मा के जो बयान आए थे शाहीन बाग को लेकर, यह किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। किसान आंदोलनों को जब खालिस्तानी आंदोलन से संबोधित करके सरकार बोलने लगे और जब शाहीन बाग पर उनके मंत्री और सांसद और दूसरे नेताओं का बयान आने लगेगा तो इसे क्या कहेंगे। शांति प्रिय आंदोलन को सरकार किस तरह से देखती है, ये किसान आंदोलन और शाहीन बाग आंदोलन से साफ नजर आया। रही बात ओपीएस को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जब दिल्ली के रामलीला मैदान को जब पाट दिया गया, भीड़ पूरी तरह से पाट दी और अपने बात को जिस अंदाज में कहते हुए नजर आई वो बड़ा दिलचस्प है। इनके नेता जब ये कहते हुए नजर आए कि जब सरकार पूरी तरह यह कहती है कि वो आर्थिक महाशक्ति बन चुका है तो अपने कर्मचारियों को पेंशन देने से क्यों घबराती है, क्यों देना नहीं चाहती है,
क्या कथनी और करनी में फर्क नजर आता है? और तो और जब वो यह कहते हुए नजर आते हैं कि जब कांग्रेस शासित प्रदेशों में और कुछ और राज्यों में जब ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जा सकता है, तो फिर वर्तमान की मौजूदा सरकार जो अपने को विश्व गुरु बताती है, वो क्यों देना नहीं चाहती? राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ और हिमाचल, इन तीन राज्यों और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और इस सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम दे रखा है और साथ ही साथ झारखंड और पंजाब में भी ओल्ड पेंशन की सरकारें देने का वादा कर चुकी है और दे भी रही है। तो सरकार जब 5 राज्यों में ओल्ड पेंशन दे सकती है, तो केंद्र सरकार इसे देने से क्यों बचते हुए नजर आती है? और ओपीएस को लेकर जिस तरह से सरकार ने डंके पीटी थी, उसकी पोल पट्टी तो अब इनके नेता जो है खोलते हुए नजर आते हैं। और तो और जब मेन स्ट्रीम मीडिया में इस भीड़ को दिखाने से कतरा गई, तो सरकार के तरफ इशारे जरूर हुए कि उन्हीं के इशारे के तहत मेन स्ट्रीम मीडिया से यह आंदोलन को गायब करने का एक षड्यंत्र रचा गया। याद कीजिए आंदोलन का, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और जब आंदोलन की शुरुआत 2012 में जब बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर शुरू किया था, तो इसे क्या कहें, लंबी फेरिस्त है। और जिस तरह से बाबा रामदेव ने ये कहते हुए नजर आए थे कि देश का जो काला धन विदेशों में जमा है, वो अगर देश में आ जाएगा तो इतने दिनों तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और तो और इतनी स्कूल और इतने सड़कें बन जाएंगे, और क्या क्या नहीं कहा गया था। और जो मीडिया था उन्होंने इसको बड़ा अच्छा से कवरेज तो जरूर दिया था और वो यह कहते हुए नजर आए कि जो काला धन विदेशों में भारत का जमा है, उससे आने से क्या क्या फायदे नजर आएंगे। और भ्रष्टाचार के मुद्दा पे जिस तरह से मनमोहन सिंह सरकार को बाबा रामदेव ने 2012 में खड़ा किया था, और उसके ठीक बाद 2013 के अगस्त में जब अन्ना हजारे का एक जबरदस्त आंदोलन रामलीला मैदान में नजर आया, तो इससे क्या कहेंगे। अनशन से शुरू हुआ यह आंदोलन, जिसके पीछे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है, जैसे कि बीबीसी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था। तो यह बात किसी से छुपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है। और जिस तरह से 16 अगस्त से जब सरकार ने जब दिल्ली पुलिस के तहत में उसके 7:30 सुबह में जब अन्ना हजारे को गिरफ्तार को तिहाड़ जेल भेजा गया था, और तुरंत ही उनकी बेल कराने में सरकार नहीं हिचकी, और 18 तारीख को सरकार ने उनकी मांग मानते हुए जहां रामलीला मैदान आवंटित कर दिए, वहीं 15 दिन का अनशन की इजाजत भी दे दी। क्योंकि उस वक्त में जो सरकार मनमोहन सिंह की थी, वो जनता के आंदोलन से उभरी हुई एक सरकारें थी। यानी आंदोलनों से कांग्रेस का एक बड़ा वास्ता जरूर है, और मनमोहन सिंह उसी के मुखिया के रूप में उस वक्त में सत्ता में मौजूद थे। तो कहा गया कि अन्ना हजारे आंदोलन से जिस तरह से पार्लियामेंट में बहस की गई और पूरा संघ आरएसएस इसमें छुपकर राजनीति की, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो सामने आकर सरकार के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। और इस वक्त में जब वो विपक्ष में थी, तो वो अन्ना आंदोलन के साथ खड़ी थी, और आज जब फिर आंदोलन हो रही है, वो सत्ता में मौजूद है और ठसक के साथ राजनीति करते हुए नजर आ रही। तो इसे क्या कहेंगे। आंदोलन से कोई वास्ता तो पड़ा ही नहीं। ऐसे बातें कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आरोप जरूर लगाती है। वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी आंदोलनों की पार्टी तो बिल्कुल नहीं है। उनके संघ और आरएसएस पे हमला करते हुए कांग्रेस के नेता यह कहते हुए नहीं चूकते हैं कि हमेशा आंदोलन के पीछे रहकर आरएसएस राजनीति करती है, और भारतीय जनता पार्टी आंदोलन से तो बिल्कुल नहीं निकली। और जब आजादी के आंदोलन चल रहे थे, उस वक्त में भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने कोई भूमिका नहीं निभाई। यह कांग्रेस का बड़ा आरोप हमेशा लगते रहता है। बहरहाल जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत में जो रामलीला मैदान में जो भीड़ बेतहाशा आई जुटी, उससे सरकार के माथे में पसीना तो जरूर आ गया। और हो क्यों ना,
क्योंकि लगातार सरकार के पास तो हमेशा कुछ ना कुछ अपशगुन के न्यूज जरूर आते हैं। और यह बात जब ईडी सीबीआई को लेकर जिस तरह से विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करती है, और जब ईडी को लेकर जब पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट टिप्पणी करे, मैं बात कर रहा था मिथिलेश मिश्रा को लेकर जो डिप्टी डायरेक्टर हैं ईडी में, और जब अभिषेक बनर्जी की जो मामले पे जो शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही है उस पर सवाल खड़ा कर दे, और यही नहीं उसे हटाने का आदेश निर्गत कर दे। यानी ईडी के डिप्टी डायरेक्टर, सहायक डायरेक्टर जब मिथिलेश मिश्रा को हटाने का आदेश 3 अक्टूबर तक डायरेक्टर को दे दे तो इसे क्या कहेंगे और कैसे समझेंगे। आरोप बड़े गंभीर थे, क्योंकि हाईकोर्ट ने यह कहा कि अभिषेक बनर्जी के लिए सिर्फ 3 LIC और यहां तक उनके खातों का पता नहीं। यह कैसे संभव है कि अभिषेक बनर्जी के पास कोई बैंक खाते नहीं है, और इतने दिन जांच के बाद जब मिथिलेश मिश्रा जी इस मामले की जांच कर रहे हैं और उनके बैंक खातों का पता नहीं लगा पाए, तो समझा जा सकता है कि अभिषेक बनर्जी को किस तरह से राहत पहुंचाने का खेल ईडी खेल रही है। जी हां, यह आरोप ईडी पर, और ईडी पर आरोप लगने के बाद सरकार खुद ब खुद कटघरे में जरूर खड़ा हो जाती है। और याद कीजिए, जब डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा थे और जो अभी अभी उनकी विदाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से की गई थी, और जब संजय कुमार मिश्रा पर सरकार मेहरबानी करते हुए एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिए जा रही थी, और सुप्रीम कोर्ट का तल्ख टिप्पणी के बाद सरकार जिस तरह से एक बार उनकी और भी कार्यकाल बढ़ाने को लेकर सरकार जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो समझ से परे थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपके पास अधिकारियों का टोटा है? क्या संजय कुमार मिश्रा के अलावा कोई योग्य अधिकारी आपके पास मौजूद नहीं है? कौन सी बात ऐसी है जो संजय कुमार मिश्रा की काबिलियत को दर्शाता है? ये तमाम चीजें कोर्ट की टिप्पणी में जरूर आई थी, और सरकार को जिस तरह से कटघरे में खड़ा की गई थी, और फिर दोबारा जब कलकत्ता हाई कोर्ट जब मिथिलेश मिश्रा ईडी के अधिकारी को हटाने का आदेश निर्गत कर दे, तो ईडी के साथ साथ सरकार कटघरे में जरूर है। राज जो भारतीय जनता पार्टी के जो झगड़े हैं, मनमुटाव है, जिस तरह से पार्टी उससे जूझ रही है, और राज्य दर राज्य चुनावों की हार भारतीय जनता पार्टी के लिए पसीने तो जरूर निकाल रही है। और उसके बाद ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाखों लोग जब रामलीला मैदान में कर्मचारी जमा हो जाए और यह कहे कि यह आंदोलन तो रुकेगा नहीं, और आंदोलन के साथ उन्होंने जो बात कही कि यदि सरकार नहीं चेती, तो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनके नेता ने क्या कहा। सरकार हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल नहीं करती तो आगे वाले चुनाव में वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाकर पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे। यानी आंदोलन अभी रुकने वाला नहीं है। वोट फॉर ओपीएस अभियान एक नई अभियान की सूरत जो है, यानी एक नई आंदोलन की रूपरेखा इन आंदोलनों के मार्फत नजर जरूर आएगा। और सरकार जिस सख्ते में इसको देखकर अभी आ गई, आने वाले समय में क्या होगा वो तो आने वाला वक्त में पता जरूर चलेगा। तो जिस तरह से सरकार कटघरे में खड़ा हो गई, चाहे ओपीएस स्कीम हो और चाहे किसान आंदोलन हो, शाहीन बाग के आंदोलन हो या दूसरे कोई आंदोलन, जिस तरह से सरकार ने इस आंदोलनों के साथ व्यवहार किया वो किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।